मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग जो है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड पर चर्चा करेंगे। चूँकि बीएससी थर्ड ईयर में भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, एमएससी में भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, और वैसे एप्लीकेशन तो इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह पढ़ी ही हो। तो देखिएगा, इसको समझिएगा कि ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड क्या होता है। क्योंकि कल हमने कहा था कि बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस जो भी लेक्चर होगा कल आप लोगों को 8 बजे से पहले मिल जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज शुरू कर देते हैं। इससे पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा किए थे, तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों को जाने थे। देखा जाए कि ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। देख लीजिए, पहले बेसिक चीज़ें देख लीजिए। जैसे अगर हम लोग ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड पर बात करते हैं बेटा, तो अगर बेटा हम लोग ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड पर बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोग इसको बोलते क्या हैं, वैसे देखते क्या हैं हम लोग यहाँ पर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं तो ये ऑर्गेनो टर्म वहाँ से लिया गया है। तो बेसिक सी बात है कि जो ऑर्गेनो टर्म लिया गया है, सिंपल सी बात है कि जो ऑर्गेनो टर्म लिया गया है इसकी टोटल मीनिंग कार्बन है। ऑर्गेनो की टोटल मीनिंग क्या है? कार्बन है। और ये मेटालिक लिखा गया है और इसकी टोटल मीनिंग है मेटल। ऑर्गेनो की टोटल मीनिंग है कार्बन और मेटालिक की टोटल जो मीनिंग है वो मेटल है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दिए हैं ऑर्गेनोमेटलिक को, तो एक साथ जोड़ने पर हमें क्या मिला? यहाँ पर जो है कार्बन और मेटल के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, तो हमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग सीएम के विषय में पढ़ना। ये आपका हाइड्रोकार्बन है और ये आपका मेटालिक बॉन्डिंग है। तो ये मेटल है, ये हमारा जो है मेटल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल है। और ये हमारा जो बेटा है यहाँ पर, ये हमारा बेटा है कार्बन है, ये हमारा बेटा कार्बन है। कार्बन है। और ये जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग है बेटा, ये जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्डिंग। मेटलिक बॉन्डिंग, इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड है बेटा, इसको हम ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। छोटे क्लास में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं कि जो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये देखना है कि जो ये मेटल है बेटा, जो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये मेटल है। देखो मेटल ऊपर लिखा गया है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल है, EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आपकी क्या मिल सकती है? जो है 0.0
मतलब जो ऑर्गेनोमेटेलिक में पार्टिसिपेशन पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक में जो पार्टिसिपेशन है उस बेस पर बात कर रहे हैं, ओवरऑल मेटल पर बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्डिंग में जो मेटल पार्टिसिपेट करते हैं उनके बॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग की पोजीशन है वो बॉन्डिंग की पोजीशन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मेटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8 से लेकर मेटल की, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ये 1.5 तक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा 0.8 से लेकर 1.5 तक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब चाई इक्वल टू, चूँकि हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये भी आपको बता दी गई। अच्छा, हम बेटा ये देखते हैं कि जो कार्बन है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर अगर डिस्कशन करते हैं, कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिस्कशन अगर करते हैं तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये हम देखते हैं, ये तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई गई है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन है, सैचुरेटेड पोजीशन में है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होगी। अच्छा, मोस्टली ऐसा ही मिलता है। और अगर ये वैल्यू जो है ये तो sp3 हाइब्रिड स्टेट की बात हम कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिड स्टेट की बात हम कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिड स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है तो ये तो sp3 में है, लेकिन अगर कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है तो 2.63 के नियरेस्ट, अब एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं, किस पर चर्चा करते हैं, sp हाइब्रिड स्टेज पर, तो 2.73 के नियरेस्ट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब ये आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर यस करेक्टर बढ़ता जाता है तो यस करेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ती चली जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2.73 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहाँ पर जो कार्बन होगा sp हाइब्रिड स्टेट में होगा। ये सारी पोजीशन आपको मिल सकती, इतनी चीज़ें। तो हमें इस पर चर्चा क्या करना है, हमें ये चर्चा करना है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, इसलिए हम इतना डिस्क्रिप्शन में आपको बता दे रहे हैं कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक की केमिस्ट्री है ये इनऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो है बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हम लिख दे रहे हैं, है ना, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग। तो इतनी पोजीशन आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके बॉन्डिंग में, मेजर बॉन्डिंग में कार्बन और मेटल पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद फिर हम देखते क्या है कि जो ये कार्बन है, कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन को इंग्लिश में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बनिक रसायन को, तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनो लिया गया है। तो ये देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्डिंग हो गई, और यहाँ पर ये आपका मेटल हो गया, और मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ओवरऑल पार्टिसिपेशन देखिएगा, आप बड़े क्लास में जाओगे पढ़ोगे तो आपको मालूम भी होगा। तो ये इतनी चीज़ें हमें मिल गई कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो ये होगी, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट है तो 2.5 होगी, अगर sp हाइब्रिड स्टेट है तो 2.63 होगी, और अगर sp2 में 2.63 होगी, और अगर sp है तो 2.73
3 होगी। अब देखो बॉन्डिंग की पोजीशन क्या है। अब हम लोगों को ये देखना है कि जब हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में बेटा कितने तरह के मेटल मिलते हैं, बस उसी पर हमारा ऑर्गेनोमेटलिक का पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर फर्दर हम लोग आगे स्टार्ट कर देंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप देखो हमें देखना क्या है कि फिर हम देखते हैं आगे कि कितने तरह के मेटल होते हैं। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कितने तरह के मेटल होते हैं। इवन अगर इंटरमीडिएट के भी बच्चे हों तो जानते हैं। आप लोग तो बीएससी 3rd ईयर में हो, तो मेटल की अगर कैटेगरी हम देखते हैं तो मेटल में जैसे एक एल्कली मेटल हो गया, जिसको आप लोग क्षारीय धातु बोलते हो। और फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया बाई नेम, क्षारीय मृदा धातु हो। उसके बाद डी ब्लॉक्स मेटल हो गए, और कुछ मेटल्स जैसे पी ब्लॉक में भी हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटलाइट्स हैं, जैसे एल्युमिनियम पी ब्लॉक में आता है, लेकिन मेटल है जो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग, जैसे जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल राइट साइड में जब हम जाएंगे पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक जो होगा, तो पी ब्लॉक मान लीजिए ये पी ब्लॉक है, इसमें 6 ग्रुप हैं ये। तो ऐसे अगर हम डायगोन बनाते हैं तो इधर मेटल और मेटलाइड मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये इधर आपको मेटल देखिएगा पीरियोडिक टेबल, मेटल और मेटलाइड मिलने की प्रोबेबिलिटी होती इसी तरफ। आज वैसे यहाँ, और अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है ना। जैसे पहले ग्रुप में है, मतलब थर्ड ए में है, तो हो सकता है मेटल की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक हो। उससे आगे जब जाते हैं तो मेटल मेटलाइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ है। उससे आगे जाते हैं तो मेटल मेटलाइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ, उससे आगे जाते हैं तो जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी घटती चली जाती है। तो इस बेस पर हम बॉन्डिंग को सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको देखते हैं, बॉन्डिंग को देखते हैं। तो सब मिलाकर मेटल कितने प्रकार के हुए पीरियोडिक टेबल में, जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल की जो कैटेगरी हुई, वो मेटल की कैटेगरी हुई एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, डी ब्लॉक्स और पी ब्लॉक्स। पी ब्लॉक्स में ये ऐसी ही सिचुएशन है जो आपके सामने लिखा। अब देखो हम क्या करते हैं। तो इससे हम क्योंकि इसी से हम पूरा नेचर पकड़ेंगे। देखा जाए बॉन्डिंग क्या है। जैसे हमने क्या किया कि इसको ऐसे खींच लिया, और ऐसे खींचने के बाद फिर हमने ऐसे खींच दिया, और फिर इसको हमने ऐसे खींच दिया, और ऐसे इसको क्लासीफाई कर दिया। ऐसे क्लासीफाई, ऐसा कहीं रिप्रेजेंट नहीं बेटा, हम बता रहे हैं कि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे, कल हमने बहुत बच्चों से बात किया तो बच्चे कह रहे हैं सर हमें केमिस्ट्री टफ लगती है, तो इसलिए अब हम बेस से शुरू कर दे रहे हैं कि यहाँ कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो चाहे आप यूट्यूब पर ही कमेंट डाल दिया कीजिए, अदरवाइज जो आपका SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस का एक ग्रुप बना है उसमें डाल दीजिए, और एक JPJC ग्रुप बना है BSc 3rd ईयर का, तो BSc 3rd ईयर वाले JPJC ग्रुप में कहेंगे तो हम उनको ऐड कर लेंगे और उसमें डाल देंगे, जो भी प्रॉब्लम आपको मिलते जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर आप सही से सभी लेक्चर को वॉच कीजिए तो आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। केवल सभी जितने भी लेक्चर BSc 3rd ईयर के डाले जाएँ उन सभी को आप वॉच कर डालिए। ये जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस है ही ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो यूनिफाइड सिलेबस है स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं लिखा है, किसी कहीं पर फर्स्ट ईयर में है तो कहीं सेकेंड ईयर में है तो कहीं 3rd ईयर में है, ऐसे ही है। तो अब देखिए, और ये कोई इशू नहीं है, ये तो सब बहुत सिंपली रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो देखते क्या है, मेटल की कैटेगरी हम लोग
देखे तो मेटल को जैसे हमने लिख दिया, क्या क्या लिख दिया, जैसे एक हमारा एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, ये हमारा एक एल्कली मेटल है। दूसरा हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अर्थ मेटल, अर्थ मेटल है। दूसरा हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तीसरा हमारा जो है डी ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक्स मेटल है, ये हमारा डी ब्लॉक्स मेटल है। और नेक्स्ट कुछ मेटल्स जो है पी ब्लॉक्स मेटल, मेटल हमने बताया जैसे पी ब्लॉक में लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे तो मेटल मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे देखो लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटल मिलने की प्रोबेबिलिटी, जैसे हम लोग दूसरे पीरियड तीसरे पीरियड में चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी मेटल मिलने की ज़्यादा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी मेटल मिलने की और कम हो गई भाई, और ज़्यादा हो गई। देखो यहाँ पर देखो मेटल मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ और ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और ज़्यादा। लेकिन ये एरिया जो है जैसे जैसे हम पीरियाडिक टेबल में पहले रहते हैं स्टार्टिंग में तो मेटल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। देखो ये पीरियाडिक टेबल स्टार्ट हो रहा है, मात्र इतना मूव किया तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो गई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो गई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। तो जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे मेटल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, ऐसा हम लोग जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर कोवैलेंसी का जो नेचर होता है वो बढ़ता चला जाता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर कोवैलेंसी का नेचर बढ़ता चला जाता है। अब देखो क्या है, तो इसका मतलब यहाँ भी तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर भी हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर कोवैलेंसी बढ़ती चली जाती है। अब सब में जो है कार्बन और मेटल के बॉन्डिंग पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एल्कली मेटल हो गया, जैसे यहाँ पर हमने आर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड को देखा, तो यहाँ पर जो आर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड को हमने देखा उस बॉन्ड में हमें क्या मिला कि जैसे यहाँ पर सपोज दैट कि अगर आर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड को हम देखते हैं तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सी कर दिया, सी कर दिया, और फिर यहाँ पर हमने एम कर दिया, तो आर्गेनोमेटेलिक यहाँ पर हमने एम कर दिया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने सी कर दिया, और फर्दर फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बेटा हमने जो है एम कर दिया, एम कर दिया ये, और फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सी कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एम कर दिया, यहाँ पर हमने एम कर दिया, यहाँ पर सी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एम कर दिया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर दिया जो है सी कर दिया, और यहाँ पर हमने एम कर दिया। ये इतनी चीज़ें हैं। अब ये सब आर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड हैं। अब जो है यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं तो देखते क्या हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो मेटालिक नेचर है, जो है मेटालिक नेचर, तो इसको जो है देखिए हम ऐसे लिखते हैं डिक्रीजिंग, इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर का ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक नेचर। तो अगर मेटालिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया
तो हमें यहाँ पर देखना क्या है कि डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेटेलिक नेचर अगर हो गया तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि फिर देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द जो है बता रहे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर तो बढ़ेगा। ये यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि जो है देखो डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेटेलिक नेचर, देखो दूसरा लिख देते हैं डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेटेलिक नेचर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जो है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कोवैलेंट नेचर, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कोवैलेंट नेचर हो गया। अब इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कोवैलेंट नेचर में हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर हम एक लाइन को खींचते हैं और उस लाइन को खींचकर हमें क्या मिलता है जो है ऐसे एक लाइन खींच देते हैं ये, और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कोवैलेंसी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कोवैलेंसी पर अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो है इंक्रीजिंग, इट मीन्स इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेटल, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द मेटल नहीं, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कार्बन, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कार्बन मेटल मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कार्बन मेटल कोवैलेंट बॉन्डिंग नेचर, ये हो गया। मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग नेचर इधर क्या हुआ, बढ़ता चला गया। हमें ये देखना है। अच्छा, एक सिंपल सी लाइन देखते हैं हम लोग, जब कोवैलेंसी इधर बढ़ती है तो कोवैलेंट बॉन्डिंग नेचर। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लिथियम को हटा देते हैं, हम सोडियम पोटेशियम की बात ज़्यादा करते। तो यहाँ पर जो यम इक्वल टू होगा, यम इक्वल टू सोडियम और पोटेशियम होगा। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड जो होगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड जो होगा ये ज़्यादा आयनिक होगा, आयनिक होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक जो बॉन्ड होगा कैसा होगा, ये ना समझिएगा कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आयनिक नेचर हो गया बॉन्ड का। यहाँ पर क्या हुआ जो है, यहाँ पर है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम, इट मीन्स मैक्सिमम, इट मीन्स देखिएगा, इट मीन्स हम मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इट मीन्स मैक्सिमम। तो ये हो गया मैक्सिमम मैक्सिमम पोलर बॉन्डिंग, ये मैक्सिमम पोलर बॉन्डिंग हो गई।
चूँकि यहाँ पर जो यम की वैल्यू है, यहाँ पर जो यम की वैल्यू है, यम इक्वल टू हो सकता है मैग्नीशियम होगा। और हम जानते हैं कि एल्कली अर्थ मेटल में, एल्कली मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और लिथियम का करेक्टर जो है कोवैलेंसी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो यहाँ हम इस ग्रुप के एलिमेंट को भी रख सकते हैं। किस बेस पर? इस बेस पर रख सकते हैं क्योंकि जो एल्कली मेटल होता है उसमें जो लिथियम होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल में जो मैग्नीशियम होता है, ये दोनों डायगोनली अटैच्ड हैं। इसका मतलब इन दोनों के नेचर मिलते हैं। तो इसकी कोवैलेंसी, और अगर हम यहाँ से फर्स्ट ए से लेकर चले गए हैं लिथियम को, ये बेटा हम ज़्यादा इसलिए लिख रहे हैं लिथियम चूँकि इनके ऑर्गेनोमेटेलिक हमें ज़्यादा मिलेंगे। हमें आगे कैल्शियम पर नहीं जाना चूँकि टॉप टू बॉटम जाने पर कोवैलेंसी घटती भी है, तो कैल्शियम तो आयनिक की तरफ प्रीफर करेगा। अब यहाँ पर क्या है जो है, यहाँ पर हम जाते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें जो है यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ तो डी ब्लॉक का कोई मेटल होगा, डी ब्लॉक का होगा, तो यहाँ ओनली हम लिखते हैं पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट, ये हमारा पोलर कोवैलेंट हो गया, ठीक है ना। तो पोलर नेचर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हम ज़्यादा जो है कोवैलेंट बोल सकते हैं, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग है। इससे ये मालूम हो गया कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है बेटा, इस ऑर्गेनोमेटेलिक की केमिस्ट्री में हम आयनिक भी की भी स्टडी करें। अब जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हमने एम इक्वल टू नहीं लिखा, यहाँ पर हमारा जो एम इक्वल टू है, ये एम इक्वल टू, ये आपका जो है जिंक भी हो सकता है, ये जो है क्या नाम है, क्रोमियम भी हो सकता है, ये कैडमियम भी हो सकता है, ये आयरन भी हो सकता, मीन्स डी ब्लॉक का कोई हो सकता है। और यहाँ पर बेसिकली कोवैलेंट, यहाँ एम की जो मीनिंग हुई, यहाँ एम इक्वल टू जो हुआ वो बेटा सबसे ज़्यादा तो हम लोग एल्युमिनियम को ही पढ़ेंगे, एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है, जीए भी हो सकता है, जीए भी हो सकता है। अच्छा उधर आगे हम जाते हैं तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, तो जो है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक में कंसीडर कर लेते हैं, सिलिकॉन को भी कंसीडर, चूँकि सेमीकंडक्टर होता है तो मेटालिक नेचर भी होता है, और जर्मेनियम भी हो सकता है। तो ये सब बॉन्डिंग की पोजीशन है बेटा, इतनी चीज़ें हमें जानना मस्ट है। अब इसमें कार्बन तो सब में कॉमन है देखना, लेकिन देखिए हमने नीचे लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटालिक नेचर, तो इधर से इधर जब मेटालिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो सिंपल सी बात है कि जो है नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा। और फिर हमने यहीं इसीलिए लिख दिया है यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग, इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंट नेचर, तो कोवैलेंट नेचर बढ़ गया। अब देखो ये आयनिक था, जैसे देखो ये बेटा आयनिक था, तो आयनिक मीन्स लेस कोवैलेंट, ये देखो पोलर कोवैलेंट, देखो कोवैलेंसी थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ पर जो है मतलब मैक्सिमम पोलर कोवैलेंट, यहाँ पर केवल पोलर कोवैलेंट हम लोग इंडिकेट किए, और यहाँ पर हम लोग प्योरली कोवैलेंट किए, ये देखते हैं। अब इन सब में जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ से वहाँ तक ज़्यादा है। जैसे मान लिया जाए, एक हमारा अपना आइडिया है कि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिसिटी पर भी डिस्कशन करते हैं, तो मान लिया जाए यहाँ पर जो है जोड़ दिया गया क्या,
मान लिया जाए कि यहाँ पर सोडियम को अगर जोड़ दिया गया तो सोडियम को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनिटी 0.9 यहाँ पर हमने कर दिया। यहाँ पर मान लिया गया कि हमने क्या जोड़ दिया, मैग्नीशियम को जोड़ दिया गया तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिटी 1.2 हो गई। मान लिया गया कि यहाँ पर हमने डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट को जोड़ दिया गया तो ये मान लो कि 1.6 हो गई, 1.5 से 1.6 के बीच में हो गई। यहाँ पर हमने अल्मोनियम को जोड़ दिया है 1.3 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर हमने अल्मोनियम को जोड़ दिया तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिटी कितनी हो गई, 1.5 हो गई, 1.5 हो गई। ये तो देखो इससे भी इलेक्ट्रॉनिटी टर्म से भी तो मालूम हो रहा है कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग की पोजीशन है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग देखो ये हो गया तो यहाँ पर आयनिक हो गया, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गई तो इसका मतलब आयनिक बॉन्डिंग की डिफरेंस दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस कम हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस कम हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉनिटी डिफरेंस और कम हो गया। तो इससे क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो इलेक्ट्रॉनिटी की वैल्यू है उस सबकी इलेक्ट्रॉनिटी की वैल्यू बेटा किससे कम है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिटी की वैल्यू कार्बन से कम है। तो अगर कार्बन से कम सबकी इलेक्ट्रॉनिटी है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, ये हमारा जैसे ये हमारा कार्बन है, जैसे ये हमारा कार्बन है, जैसे ये यहाँ हमारा कार्बन है, जैसे ये हमारा कार्बन है, देखिए ये सब जगह कार्बन है, सब में ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्डिंग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये कार्बन है तो कार्बन यहाँ पर कैसा रोल करेगा, तो कार्बन एक्ट एज ए, कार्बन कैसा रोल करेगा यहाँ पर, कार्बन सब में न्यूक्लियोफाइल का रोल करेगा। कार्बन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि कार्बन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, सब में कार्बन कैसा रोल करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का रोल करेगा। चूँकि यही रीज़न है कि बॉन्ड ब्रेकिंग पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ये कैरी करेगा, तो ये कार्बन सब में कैसा रोल करेगा, ये कार्बन ये एज लाइक न्यूक्लियोफाइल, एज लाइक न्यूक्लियोफाइल रोल करेगा। इसका मतलब जो बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्टेड टूवर्ड्स द कार्बन, और जो मेटल होगा, मेटल कैसा रोल करेगा यहाँ पर, मेटल कैसा रोल करेगा, मेटल जो रोल करेगा वो रोल करेगा इलेक्ट्रोफाइल का रोल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का रोल करेगा। तो ये इतना हमें मालूम हो गया कि सब में चाहे यहाँ पर आपका आयनिक बॉन्डिंग होगी तो भी पोलर मैक्सिमम पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, और फिर यहाँ पर आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, फिर यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। इन ऑल टाइप ऑफ द, पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहा लो, पूरी केमिस्ट्री में इसके अलावा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेगा तो आप हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं इससे अलावा कोई बॉन्डिंग का जो है नेचर बॉन्ड का मिला। इतने ही बॉन्ड के नेचर पूरी केमिस्ट्री आजीवन पढ़ते रहो, अभी से लेकर रिसर्च उसर्च कर डालो, कहीं भी यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा कहीं मिलने नहीं है, कहीं लिखा नहीं है तो मिलेगा क्या, ये देखना है। पूरी केमिस्ट्री आपकी कहानी ख़त्म है। ऑर्गेनोमेटेलिक के बॉन्डिंग जो बेसिक चीज़ें हैं ऑर्गेनोमेटेलिक की, अब आपको पूरी लाइफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं अगर इतना आप लर्न रखते हो, एकदम कॉन्फिडेंस से कहीं मिलेगा। आप 8, 10, 20 साल के बाद जो है आप फ़ोन करके बता दीजिएगा 9919194630 पर, चूँकि ये नंबर हमारा 20 साल से चल रहा, 2000 से चल रहा है, तो इससे बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये सारी चीज़ों को आप लर्न कीजिए, इसीलिए हम केवल आपको समझाने के लिए इतना माइंड सेटअप किए हैं कि बच्चे हमारे आसानी से सीख जाएं, आपको आसानी से सिखाने के लिए। क्योंकि जब बच्चे हमसे कहते हैं कि केमिस्ट्री टफ है तो हमें थोड़ा सा जो है सोचना पड़ता है कि बताइए जो है बच्चे ऐसे कह रहे हैं, चूँकि बच्चों को क्या है स्टेप में जैसे नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है, सीक्वेंस में नहीं कराया जाता। उसका रीज़न है कि जैसे जब तक आपको 9th से लेकर आगे के सभी शिक्षक अच्छे नहीं मिलेंगे तब तक आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है मेंटेन रहेगा।
9th का भी टीचर आपका अच्छा मिलना चाहिए, 11th-12th का तो बहुत अच्छा मिलना चाहिए, फिर BSc का भी अच्छा मिलना चाहिए, फिर फर्दर MSc का भी अच्छा मिलना चाहिए। जितने भी शिक्षक हों सब अगर अच्छे से मिल जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाए, बिकॉज यू आर ए लेटेस्ट जनरेशन। जैसे जो बच्चे हैं लेटेस्ट जनरेशन वाले, ये मेंटल एबिलिटी इनकी बहुत सही होती है, इनको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको चाहे मानिए कि कोई मेहनत ना करने के चक्कर में जो है बच्चे मिसगाइड कर जाते हैं अगर कोई मेहनत नहीं करता। और अगर बच्चों को सारी बातें समझ में आएंगी तो कोई, अब देखो ये हमने बता दिया, अगर एक बार इसको आप वॉच कर लोगे वीडियो को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमने कहा कि जो है आप अपने ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को JPJC का जो ग्रुप बना है, JPJC ग्रुप का मतलब झुंझुनवाला PG कॉलेज का एक हमने BSc 3rd ईयर का ग्रुप बनाया है, क्योंकि वहाँ के कॉलेज के भी बच्चे और सब जगह के बच्चे अटैच्ड हैं। और बाकी हमने तो इसमें ग्रुप की बात छोड़िए, इसमें तो हमने कोई बात ऐसी छोड़ी ही नहीं है कि जो आपको हमने छोड़ी हो। दूसरी चीज़, आप केमिस्ट्री की कोई भी किताब पलट कर बेटा देख डालो, कहीं इस तरह से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और अगर बच्चे जानेंगे तो बच्चों के डेवलपमेंट से ही हम लोगों का डेवलपमेंट है। क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए ठीक है पढ़ डाले, सब MSc PhD सब हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो सब ईश्वर की इच्छा से सारी चीज़ें सही भी चल रही हैं, लेकिन आप चलोगे तो हम लोगों का प्रोग्रेशन होगा कि अगर आप डिफरेंट फील्ड में जाते हो, केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो रिसर्च में भी अच्छा काम करोगे। देख रहे हो करंट की जो सिचुएशन है कि एक मेडिसिन खोजना इतना टफ हो गया, पूरा वर्ल्ड लगा है, तो आप लोग भी कुछ अच्छा करोगे। तो ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का, क्यों? इसलिए जो कैंसर ट्रीटमेंट है, सिस्प्लेटिन एक मेडिसिन है, सिस्प्लेटिन को हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो हमने कहा ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अब सिस्प्लेटिन को अगर हम यूज़ करते हैं किसमें, कैंसर की मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं सिस्प्लेटिन, एंटी कैंसर होता है सिस्प्लेटिन। तो ये जो है इनऑर्गेनिक में आता है, सिस्प्लेटिन जो है ऑर्गेनिक में आता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो है बहुत सारी मेडिसिनल इसके एप्लीकेशन है, ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड के बहुत सारे मेडिसिनल एप्लीकेशंस हैं। तो ये देखना है, जैसे आप एक सिंपल सी लाइन जाने कि कहीं भी जो कार्बन की बॉन्डिंग मेटल के साथ हो जाती है तो वहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक ही अपडेट होता है। तो ये देखना, सिंपल सी बात देखिए, जैसे बोन्स फॉर्मेशन होता है तो कैल्शियम भी होते हैं, और कैल्शियम फास्फोरस, और उसके बाद फिर इसमें प्रोटीन भी तो होता है। बॉडी कंस्ट्रक्शन में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो बॉडी कंस्ट्रक्शन में प्रोटीन इन्वॉल्व, तो सिंपल सी बात है कि प्रोटीन का जो है बॉन्डिंग हुआ होगा जो है कैल्शियम के साथ, फास्फोरस के साथ। तो प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसकी बॉन्डिंग हो गई तो बॉडी कंस्ट्रक्शन में ही रोल होगा, तो इट इज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ये बेटा आज इतना बता दिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आप लोग कम में ज़्यादा समझना चाहते हैं, इसलिए हमने कम में ज़्यादा रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो इसको आप जो है बहुत सिंसियरली वॉच कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो फिर हमसे शेयर कीजिएगा। हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एज लाइक फ्रेंड, आप लोग बैचलर के स्टूडेंट हो तो फ्रेंड की तरह हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों से ही नेशन डेवलपमेंट हो सकता है। तो नेशन डेवलपमेंट, जिनके कंधों पर नेशन डेवलपमेंट का भार है, वो अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप जहाँ हो वहीं अच्छा कर सकते हो, ये नहीं जाकर आप कहीं युद्ध कीजिए तभी। जैसे आप हमारे जो भी सैनिक हैं वो युद्ध कर रहे हैं, तो हमारा किसान भाई जो है खेत में काम भी कर रहा है, वैसे हमारे स्टूडेंट जो है मेहनत से पढ़ भी रहे हैं। तो अगर हमारे स्टूडेंट जो जहाँ है वो वहाँ से नेशन डेवलपमेंट के लिए अपनी पूरी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करें, तो समझ लीजिए ठीक है। अगर 10 भी साइंटिस्ट निकल गए तो बहुत अच्छी पोजीशन में हम लोग होंगे। तो ऐसे बेटा मेहनत करो और बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप
की तरफ से ये रिस्पांस आएगा कि ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई, और अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम बता सकते हैं। बताने की हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने मेजर टेक्नोलॉजी यूज किया कि बच्चों को किसी से पूछने की कोई आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट। फर्दर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।